जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कशन करनी है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 के क्वेश्चन हो गए थे डिस्कस, एक दो रह गए थे क्वेश्चन। हाँ जी, दो क्वेश्चन, एक लालाजार वाला अहम क्वेश्चन है वो और एक और, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में एक छोटा सा हिस्सा था अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर, ये सेक्शन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में रह गया था, ठीक है। हाँ जी, ये उससे पहले, हाँ बिल्कुल उससे पहले, लेकिन ऑफिशियली एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। नॉमिनी डायरेक्टर मुझे याद है कि हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ था, लेकिन फिर भी एक दफ़ा इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ इसको पढ़ लेते हैं, रिव्यू हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट आज का जो अहम कंसेप्ट है वो है ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6, ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। जी लालाजार लिमिटेड स्टडी करें, पास पेपर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में बनाया उसने। कह रहा है लालाजार लिमिटेड ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हैज ए पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 100 मिलियन कंसिस्टिंग ऑफ शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी शेयर कैपिटल है 100 मिलियन, फेस वैल्यू 10 है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए 10 मिलियन शेयर्स। लास्ट इलेक्शन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज हेल्ड ऑन अप्रैल 15, 2008। प्रीवियस इलेक्शन जो बोर्ड का हुआ था वो कब हुआ था? अप्रैल 15, 2008। तो अगला इलेक्शन किस ईयर में होना भला? 2011 को, 3 साल बाद। अच्छा, 2018 में जो इलेक्शन उसमें क्या हुआ? इन विच 8 डायरेक्टर्स वर इलेक्टेड, 4 ऑफ द डायरेक्टर्स बिलोंग टू द सेम फैमिली, द रिमेनिंग डायरेक्टर्स वर मिस्टर जावेद, मिस्टर बदर, मिस्टर कासिम एंड मिस्टर दाऊद। ये 4 थे। दे सिक्योर्ड 600,000, 350,000, 480,000 एंड 220,000 वोट्स रिस्पेक्टिवली। रिमेनिंग वोट्स वर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 4 डायरेक्टर्स ऑफ द फैमिली। अच्छा, यहाँ पे अब क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। उसने कहा रिमेनिंग वोट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, ठीक है। अब मुझे बताइए रिमेनिंग वोट्स कितने थे, करके कैलकुलेशन करके बताएं, रिमेनिंग वोट्स कितने थे? 80 मिलियन कहाँ से आया? हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड 8, तो वोट्स कितने आ गए? 80 मिलियन। 80 मिलियन में से ये सारे माइनस कर दें तो बाकी कितना आया? 78.3। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए। इसका तो हर एक डायरेक्टर को कितने वोट मिले होंगे? 78.3 मिलियन डिवाइडेड बाय 4, जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं 19 पॉइंट समथिंग मिलियन। तो इसका मतलब है वो वोट्स इन वोट से कहीं ज्यादा है, इनके वोट कम है, उन 4 डायरेक्टर्स के वोट्स ज्यादा है। आगे चलते हैं। मिस्टर जावेद डाइड ऑन मई 30, 2008। 30 मई को मिस्टर जावेद की डेथ हो गई, एक डायरेक्टर था। एंड मिस्टर असलम वाज अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑन जून 15, 2008। और जून 15 को जी, और जून 15 को मिस्टर असलम को अपॉइंट किया गया कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए। कहानी समझ आ गई? 8 डायरेक्टर, 4 के वोट दिए, उनमें से एक की डेथ हो गई, कैजुअल वैकेंसी को फिल कर दिया। ये मिस्टर असलम को किसने अपॉइंट किया होगा? डायरेक्ट, क्योंकि कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर ही फिल करते हैं ना। शाबाश। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017। ए, इज लालाजार लिमिटेड इन कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स? कैसे? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, अनलिस्टेड कंपनी है, कितने चाहिए होते हैं? 3, इनके कितने हैं? 8 है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसका मतलब है कंप्लाई हो रही रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, हु शैल फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड? एग्जिस्टिंग डायरेक्टर शैल डिसाइड number of directors to be elected in next election of directors. And by what time such number should be fixed? 35 days before AGM. Is it possible for the company to change the number of director once fixed? Number of director एक दफा फिक्स हो जाए, क्या चेंज किए जा सकते हैं? कैसे? Prior approval of AGM in the meeting in which election is to be held. B part. Who is responsible to fill the casual vacancy in the board? Director. And when would Mr. Aslam's term of office be completed? Mr. Aslam के टेन्योर कब कंप्लीट होगा? मिस्टर टेन्योर कंप्लीट होगा ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म फॉर विच ओरिजिनल डायरेक्टर वाज अपॉइंटेड। क्योंकि जो कैजुअल वैकेंसी फिल होती है ना, इसका पीरियड
जिस डायरेक्टर की जगह पे ये पॉइंट हुआ है उसका रिमेनिंग पीरियड होता है। तो इसका मतलब है इसका भी कितना, तकरीबन 3.25 साल के करीब होगा, ऐसे है ना। तो 3 महीने के लगभग के बाद उसकी डेथ हो गई थी। द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड इफ ए पर्सन डिजायर टू रिमूव द फॉलोइंग डायरेक्टर्स, मिस्टर असलम और मिस्टर बदर। अगर कोई पर्सन मिस्टर असलम को रिमूव करना चाहता है, क्या करना, पॉइंटेड डायरेक्टर है, फार्मूला लगेगा, क्या फार्मूला था? अगर मिस्टर असलम, हम लिखेंगे कि मिस्टर असलम कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, लेकिन फिर साथ में अगली बात ये भी लिखेंगे कि मिस्टर असलम विल नॉट बी रिमूव्ड इफ ही गेट्स वोट which equal or exceed to following formula। फार्मूला क्या है? लास्ट डायरेक्टर वाली बात यहाँ पे नहीं आएगी, फार्मूला आएगा। फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्टर्स अपॉइंटेड एट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइमिंग। तो एजीएम में तो 8 पॉइंट हुए थे, फॉर द टाइमिंग 7 है, एक की डेथ होगी भाई। हाँ, तो कैजुअल वैकेंसी भी तो फिल हो गई। 8 डिवाइडेड बाय 8, कितने वोट्स चाहिए मिस्टर असलम को अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए? 3.5 मिलियन। सारी बातें छोड़ो, 3.5 मिलियन कैसे आया ये बता दो। फार्मूला क्या था रिमूव करने के लिए? कैजुअल वैकेंसी वाले डायरेक्टर को रिमूव करने का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। कितने कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स? 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्टर्स अपॉइंटेड 8 डिवाइडेड बाय डायरेक्टर्स फॉर द टाइमिंग आर। तो 10 मिलियन वोट्स आए, इसको 10 मिलियन वोट्स है अपनी सीट बचाने के लिए। और बदर को अपनी सीट बचाने के लिए कितने वोट्स चाहिए? जो लीस्ट डायरेक्टर के पास वोट्स थे 220,000 चाहिए। इसका मतलब बदर के लिए अपनी पोजीशन बचाना आसान है, असलम के लिए अपनी पोजीशन बचाना मुश्किल है। क्लियर? कुछ समझ आया क्वेश्चन? जी 30 मई को उसकी डेथ हुई है। नहीं, हाँ बिल्कुल, रिमाइंडर पीरियड में काउंट होगा। यानी जिस दिन उस डायरेक्टर का टर्म एक्सपायर हो रही थी उसी दिन कैजुअल वैकेंसी वाले डायरेक्टर की टर्म भी एक्सपायर हो जाएगी। टाइम अपॉइंटमेंट से 3 साल के लिए होता है, अप्रैल 15 से स्टार्ट होगा। ये 2018, 19, 20, 21 ये डायरेक्टर्स का टेन्योर है अप्रैल 14, 2011 तक, 9, 10, 11 तक। तो ये जो मिस्टर असलम पॉइंट हुआ है कब तक हुआ है? अप्रैल 14, 2011 तक। ठीक है, रिमाइंडर पीरियड के लिए तो रिमाइंडर पीरियड उसका अप्रैल 14, 2008। आपने वो उस डेथ का वाला दिन अलग करके 15 दिन की कैलकुलेशन अलग करके फिर नहीं बताना। सिंपल ओरिजिनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट डेट से 3 साल कैलकुलेट कर लें और कहे कैजुअल वैकेंसी का डायरेक्टर इतने अर्से तक के लिए अपॉइंट होगा। क्वेश्चन 20, under the provisions of Company Act 2017, comment on the following situation. Kaleem is a director of Bihar Limited. On 1st October 2017, Kaleem went abroad on a personal trip and returned back on 15 फरवरी 2018. He was unable to attend 5 board meetings which were held during this period. ये तो क्या हुआ? क्या? हाँ जी, दोनों पॉसिबिलिटीज बतानी है। अगर लीव ली थी तो फिर ये डिस्क्वालीफाइड नहीं है, लेकिन अगर विदाउट लीव गया फिर डिस्क्वालीफाइड है। क्या क्वेश्चन में उसने लीव के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है? तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को कवर करेंगे। 2 नंबर में दोनों पॉसिबिलिटीज कवर करेंगे। शाबाश। चलिए, ये तो क्या कंसेक्यूटिव वाला पॉइंट? हाँ, तो कंसेक्यूटिव 5 मीटिंग कंसेक्यूटिव थी। जी, अब चलते हैं हम अपने कंसेप्ट की तरफ जो कल डिस्कस नहीं हुआ था। कौन सा कंसेप्ट? नॉमिनी डायरेक्टर का। नॉमिनी डायरेक्टर कहते किसको है? जो खुद अपनी शेयर होल्डिंग की बेस पे डायरेक्टर ना बनाओ, किसी दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा हो। क्या कर रहा हो? किसी दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसे कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर सकते हैं? गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट विच इज ए मेंबर, जो शेयर होल्डर हो। यानी गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट ने कंपनी के शेयर्स हासिल किए हैं। क्या शेयर्स हासिल करने के बाद अगर फर्ज कीजिए 30% शेयर हासिल कर रही है, क्या बॉडी कॉर्पोरेट या फेडरल गवर्नमेंट
ये डायरेक्टर अपॉइंट हो सकती है खुद? नहीं, हमने पढ़ा है कि सिर्फ नेचुरल पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। तो इसका मतलब है फेडरल कोई भी गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट अगर शेयर एक्वायर कर भी ले तो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकती। फिर ये लोग क्या करते हैं, अपने बिहाफ पे किसी दूसरे पर्सन को डायरेक्टर नॉमिनेट कर देते हैं कि हमारे शेयर होल्डर है, हम नॉमिनेट करते हैं इस भाई को, ए भाई जाओ, उनके डायरेक्टर की मीटिंग्स है, उधर जाओ, उधर जाके हमारा ना, और वो तुम्हें डायरेक्टर की सीट पे बिठा देंगे। ये है डायरेक्टर। और ये नॉर्मली इलेक्शन के थ्रू नहीं आते, ये नॉर्मली इलेक्शन के थ्रू नहीं आते। हालांकि इलेक्शन के थ्रू भी इनको अपॉइंट किया जा सकता है। कैसे पता? इलेक्शन में इनको वोट देते। लेकिन सम टाइम जैसे कुछ क्रेडिटर, बैंक ने अगर लोन दिया हुआ है तो क्रेडिटर के पास तो वोटिंग राइट्स नहीं होते, क्रेडिटर के पास तो वोटिंग, लेकिन बैंक ने ये शर्त रखी है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कि मैं लोन तब दूंगा जब हमारा एक बंदा आप डायरेक्टर बनाएंगे ताकि हमारे इंटरेस्ट को वॉच करे। तो अब भी इस पर्सन को नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं। लेकिन अब ये वाला नॉमिनी डायरेक्टर इलेक्शन के थ्रू नहीं आया, सिलेक्शन के थ्रू आया है। और इसकी सिलेक्शन किसने की है? जिसने पैसा लगाया है। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, क्रेडिटर बैंक। ठीक है। तो ये जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है ये हो सकता है बाय गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट, और दूसरा ये हो सकता है बाय क्रेडिटर। बाय क्रेडिटर जो नॉमिनेट किया जाता है डायरेक्टर, ये किस वजह से किया जाता है? बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। कोई क्रेडिटर का एग्रीमेंट हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। और जो बॉडी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट डायरेक्टर नॉमिनेटर, ये किस वजह से करती है? इनके पास क्या पावर्स होती हैं? इन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, यानी कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं। हाँ जी। और इन डायरेक्टर्स को कहते हैं डीम टू हैव बीन इलेक्टेड डायरेक्टर्स। डीम टू हैव बीन इलेक्टेड डायरेक्टर्स, क्योंकि ये एक तरह से असल में होता पता क्या है, अगर एक गवर्नमेंट ने के पास 30% शेयर्स हैं, गवर्नमेंट ने कंपनी को कहा कि हमारा ये बंदा है, इसको डायरेक्टर अपॉइंट कर दे। कंपनी कहती है अच्छा ठीक है, हम इलेक्शन के बगैर ही कर देंगे, क्योंकि इलेक्शन भी करेंगे तो फॉर्मेलिटी, आप सारे के सारे वोट्स इसी को देंगे, तो ये आपका बंदा तो पक्का डायरेक्टर है ही है। हम इसे बगैर इलेक्शन करवाए डायरेक्टर अपॉइंट करते थे, लेकिन हमारी एक शर्त है, क्या? जब बाकी के डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा ना, आपने अपने वोट्स उन बाकी के डायरेक्टर्स को फिर नहीं देने, क्योंकि अज्यूम ये किया जाएगा कि आपने सारे के सारे वोट्स अपने वाले डायरेक्टर को दे दिए, नॉमिनी डायरेक्टर को। गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट कहती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो ये एक तरह से इलेक्टेड डायरेक्टर ही है, क्योंकि इसको वोट्स मिले हैं, वोट्स मिले हैं। तो इस ऐसे डायरेक्टर्स को क्या कहते हैं? डीम टू हैव बीन इलेक्टेड डायरेक्टर। डायरेक्टर के जो मिनिमम नंबर की कैलकुलेशन होती है ना, उसमें इस डायरेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। यानी अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसके 3 डायरेक्टर्स हैं, उनमें से एक डायरेक्टर ये नॉमिनी है, तो क्या मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है? बिल्कुल मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट। क्यों? इसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जो नॉमिनी डायरेक्टर बाय क्रेडिटर है, इसको नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको मिनिमम नंबर के लिए कंसीडर। ये अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर क्लियर हो गई जी? इसकी अपॉइंटमेंट लिए गवर्नमेंट के पास क्या कोई खास नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए? यस, कम से कम उतने शेयर्स होने चाहिए जितने फ्रेश इलेक्शन वाले केस में जरूरी थे। 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे अगर 8 डायरेक्टर्स हैं एक कंपनी के, तो उसका डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास कितने शेयर्स होने चाहिए? 100 डिवाइडेड बाय 8 कैलकुलेट करके 12.5। तो उतने शेयर्स अगर कंपनी के पास आ जाते हैं, 8 डायरेक्टर्स अगर टोटल कंपनी के हैं, उतने शेयर गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं, गवर्नमेंट अपने डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कर सकती है। क्लियर? ये नॉमिनी डायरेक्टर क्लियर हो गया। अब आते हैं ना, इसको निकालेगा कौन? जो लाया है। इन डायरेक्टर्स को निकालेगा कौन? जो लाया। कौन लाया? बॉडी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट या क्रेडिटर, यही डिसाइड करेंगे। एक लाइन लिखी होगी, दीज डायरेक्ट टिल द प्लेयर ऑफ नॉमिनेटिंग बॉडी। इसका मतलब क्या है? जब तक नॉमिनेटेड बॉडी चाहेगी, ये लोग डायरेक्टर बन के रहेंगे, और जब वो इनकी जगह किसी दूसरे बंदे को डायरेक्टर नॉमिनेट करना चाहे तो कर सकते हैं। नहीं, डिस्क्वालीफाई वाले काम करेंगे तो फिर डिस्क्वालीफाइड नहीं रहेंगे। इतनी खुली छुट्टी नहीं दी इनको टाइम की खुली छुट्टी दी है कि टाइम इनका 3 साल नहीं होगा। बाकी अगर ये कोई भी ऐसा काम करता है जो डिस्क्वालीफाई कर देता है किसी डायरेक्टर को, तो ये भी डिस्क्वालीफाइड है, ये भी डिस्क्वालीफाइड। नेक्स्ट मेन कंसेप्ट आज का क्या?
ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर। क्या कंसेप्ट? ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स के ड्यूटीज एंड पावर। ड्यूटी का मतलब क्या है? जिम्मेदारी। मेरी ड्यूटी है क्या? आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना है। इसके लिए मुझे कॉलेज की तरफ से कुछ पावर्स दी गई हैं, ठीक है, मुझे कुछ पावर्स दी गई है। जैसे मैं टीएस को एंगेज कर सकता हूँ, कॉलेज ने टीएस को अपॉइंट किया हुआ है, मुझे पावर दी गई है। जैसे मुझे पावर दी गई है कि अगर मैं किसी टाइम पे जरूरी समझूं तो कोई एक्स्ट्रा क्लास रख सकता हूँ। मुझे कुछ रिसोर्सेज दिए गए हैं, मार्कर वगैरह, प्रोजेक्टर, ठीक है। याद रखें, कोई भी ड्यूटी बगैर पावर के पूरी नहीं हो सकती। अगर आपको ड्यूटी दी जाए, पावर ना दी जाए, आप वो काम नहीं कर सकते। इसीलिए कंप्लीट कंसेप्ट तभी बनेगा जब डायरेक्टर्स की ड्यूटीज भी पढ़ेंगे, पावर्स भी पढ़ेंगे। ड्यूटीज क्या? टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स। डायरेक्टर की जिम्मेदारी है आर्टिकल्स के मुताबिक काम करे। भाई जिम्मेदारी है कि नहीं? और अगर कोई डायरेक्टर कहे मैंने आर्टिकल्स के मुताबिक काम नहीं करना, मैंने मेंबर्स के सेक्शन के मुताबिक काम नहीं करना, अब मैंने रजिस्ट्रार के सेक्शन के मुताबिक काम नहीं करना, कमीशन के सेक्शन के मुताबिक काम नहीं करना, तो क्या करना चाहे? तो फिर उसे कहे भाई तुम काम ही ना करो, घर चले जाओ, घर चले जाओ। बल्कि अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर ये कहें तो उस कंपनी को ही खत्म कर दो जिस कंपनी के डायरेक्टर्स ये कह रहे हैं। तो डायरेक्टर को आर्टिकल्स के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है ना, कंपनी को कैसे चलाना है? आर्टिकल्स के मुताबिक। तो पहली ड्यूटी डायरेक्टर्स की टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल। दूसरा टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, एम्प्लॉइज एंड शेयर होल्डर्स वगैरह वगैरह, और जनरल पब्लिक भी। एम्प्लॉइज के भी बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। ये तो नहीं कि एम्प्लॉय को जो है वो डबल शिफ्ट में काम करवा ले, सैलरी थोड़ी सी दे। अगर एम्प्लॉइज को ओवर टाइम करवाया जाए उसे पैसे मिलने चाहिए कि नहीं? ये है टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। और अगर सिर्फ मेंबर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम किया जाए, मतलब एम्प्लॉय से धड़ाधड़ ओवर टाइम करवाया जाए, उन्हें पैसे कोई ना दिए जाए, क्या ये अच्छे डायरेक्टर्स हैं? अच्छा डायरेक्टर वो होता है जो सबके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करता है। थर्ड, परफॉर्म ड्यूटीज विद रीजनेबल केयर एंड ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या है? कि रीजनेबल केयर का मतलब है बड़ी एहतियात के साथ अपनी ड्यूटीज, और ड्यू डिलीजेंस का मतलब दानिशमंदी के साथ, अकलमंदी के साथ अपनी ड्यूटीज को पूरा करें। डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इफ एनी, ये अहम कंसेप्ट है। हमने पढ़ा था लैक फिड्यूशियरी बिहेवियर। इसका मतलब अगर कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन की जाए और ट्रांजैक्शन कंपनी की फेवर, जो डायरेक्टर की फेवर में हो, कंपनी के खिलाफ हो, तो इससे क्या होगा? फिड्यूशियरी बिहेवियर लैक हो जाएगा। इसीलिए हर डायरेक्टर की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कंपनी के साथ करे, हर डायरेक्टर की क्या जिम्मेदारी लगाई है? कोई भी ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ करे तो वो डिस्क्लोज करे इसको कि ये ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ वो कर रहा है, उस ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट ड्यूटी यही है, और ये ड्यूटी हमारे एक चैप्टर का मेन पार्ट बनेगी। डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट, कि डायरेक्टर्स कोई ट्रांजैक्शन कर रहा होगा, वो आपसे पूछेगा बताओ इसको डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हम अक्सर किस्से में क्या कहेंगे? बल्कि तकरीबन सारे किस्से में कहेंगे कि डायरेक्टर्स को अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज, कंपनी में जो उसका इंटरेस्ट है, कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन में जो डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, डायरेक्टर को क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज करने का मतलब क्या है? दूसरे डायरेक्टर्स को बताए, ए दूसरे डायरेक्टर, ये जो लैंड की सेल परचेज हो रही है इसमें मेरा भी इंटरेस्ट शामिल है, ये असल में मेरे भाई के साथ हो रही है, ये असल में मेरी वाइफ के साथ हो रही है, और ये जो एग्रीमेंट है इनमें मेरा भी हिस्सा है। ये बताए, डिस्क्लोज करे अपना इंटरेस्ट, ताकि दूसरे डायरेक्टर जब इस कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करने लगे तो ये ध्यान में रख ले इसमें हमारे एक डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टर पैसे बनाने के लिए गलत रेट्स जो है हमें दे रहा है। डिस्क्लोज। कमीशन में प्रोवाइड फ्रेमवर्क, डायरेक्टर विल इंश्योर कंप्लायंस। कमीशन अगर चाहे तो डायरेक्टर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज के हवाले से एक फ्रेमवर्क बना सकता है। अगर कमीशन ऐसा कोई फ्रेमवर्क बनाता है जो एक्सप्लेन करे, गाइड करे कि डायरेक्टर्स की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, पावर्स क्या होंगी, अगर कमीशन ऐसा कोई फ्रेमवर्क बनाता है, ऐसा कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाता है, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी डायरेक्टर्स की कि उस फ्रेमवर्क को कंप्लाई करें। ये कमीशन में प्रोवाइड फ्रेमवर्क समझ आ क्या? फ्रेमवर्क का मतलब लॉ, लीगल रिक्वायरमेंट्स। फिर अच्छा, ऊपर ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर में लिखा हुआ था डायरेक्टर्स ने क्या क्या काम करने हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या क्या काम नहीं करना है। जरा गौर से सुने, क्या काम नहीं करना है डायरेक्टर्स ने नहीं करना। क्या नहीं करना? ऑब्टेन अनड्यू गेन फॉर हिमसेल्फ,
अपने या अपने रिश्तेदारों के फायदे के लिए कोई अनड्यू गेन हासिल, ऐसा नहीं कि कंपनी का नुकसान हो जाए रिश्तेदारों का फायदा हो जाए। एक बेकार चीज कंपनी को महंगे दामों बेच दी, अनड्यू गेन हासिल किया ना, डायरेक्टर ने ये काम नहीं करना, क्योंकि बेसिकली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डायरेक्टर प्रूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्टर शैल नॉट बी इन्वॉल्वड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। डायरेक्टर किसी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होगा जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? अगर अपना फायदा सोचे तो कंपनी का नुकसान होता है, और अगर कंपनी का फायदा सोचे तो अपना नुकसान होता है। यह है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। डायरेक्टर्स को कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट, असाइन हिज ऑफिस। डायरेक्टर कभी भी अपना ऑफिस असाइन, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करना। आप स्टूडेंट है, क्लास में बैठे हैं, 2 दिन बाद आपको अंदाजा हुआ टाइम मैच नहीं करता, आप अपनी सीट किसी दूसरे स्टूडेंट को असाइन कर सकते हैं। कॉलेज वालों को कहें मेरी जगह पे इसको बिठा दे, इसकी फीस डिडक्ट कर ले, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। लेकिन डायरेक्टर्स के केस में एक बंदा जो डायरेक्टर है, किसी वजह से अगर वो डायरेक्टर्स की मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता, क्या वो अपनी जगह पे किसी दूसरे बंदे को डायरेक्टर बना के भेज सकता है? इसको कहते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट की इजाजत नहीं है। जिसको डायरेक्टर बनाया गया है सिर्फ वो ही मीटिंग्स को अटेंड करेगा। नेक्स्ट, एनी नेग्लिजेंस डिफॉल्ट ब्रीच में बी रेटिफाइड थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। इसमें क्या कह रहा है कि अगर इनमें से किसी भी बात की वायलेशन होती है, ब्रीच होती है, तो डायरेक्टर को फांसी लगा देंगे। डायरेक्टर को क्या करेंगे? किस बात पे? इसकी ब्रीच की। ये काम करना था नहीं किया, ये नहीं करना था किया, डायरेक्टर को फांसी। लेकिन फांसी से पहले उसको मेंबर्स आम माफी दे सकते हैं। कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए। अगर कोई ब्रीच हो ड्यूटीज का, डायरेक्टर्स की ड्यूटी का, तो जो कंपनी लॉ ने सजा कही है वो डायरेक्टर्स को मिलेगी ही। लेकिन अगर कंपनी के मेंबर चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसे माफ कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं उसके, यानी उसने जो भी गलती की है उसको सब्सिक्वेंटली अप्रूव कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं। जी, माफ करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर समझ आ गया? अब हाँ जी, आप ये कह रहे हैं कि जी ये पॉइंट ऊपर कवर हो रहा है, हाँ तो ठीक है। वो ये उसी तरह जिस तरह हमने क्वालिफिकेशन में पढ़ा था, डायरेक्टर मस्ट बी ए मेंबर और एक नॉन मेंबर डायरेक्टर नहीं बन सकता, एक ही बात है। पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की पावर्स को 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक वो पावर्स जो डायरेक्टर खुद से एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके लिए शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और दूसरी वो पावर्स जो के जिसके लिए शेयर होल्डर्स या मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है। डायरेक्टर्स की पावर को कितनी तरह से क्लासिफाई किया गया है? कौन कौन से? वो वाली जिसके लिए जनरल मीटिंग की अप्रूवल नहीं जरूरी, और दूसरी वो जिसके लिए जनरल मीटिंग की अप्रूवल जरूरी है। अच्छा, अब जरा बताइए, पहली एग्जांपल, टू इशू शेयर्स विदाउट अप्रूवल। डायरेक्टर में थोड़ा सा जगह दीजिए। डायरेक्टर्स शेयर इशू कर सकते हैं, मेंबर से पूछे बगैर कर सकते हैं। पैसे इकट्ठे करेंगे लाखों करोड़ों अरबों रुपए, मेंबर से पूछे बगैर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। लेकिन एक सिचुएशन में मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है। शेयर्स इशू करने के लिए एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है। नॉन लिस्टेड कंपनी, शेयर इशू करने के लिए एक सिचुएशन है जिसमें मेंबर्स की नॉर्मली जरूरत नहीं है। कोई माई का लाल? शाबाश। जब ऑथोराइज इशूड शेयर कैपिटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल के इक्वल हो और इशूड शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना हो, जब ऑलरेडी कंपनी का जितना ऑथोराइज शेयर कैपिटल है सारे का सारा इशूड कर चुकी है और मजीद शेयर इशू करने हैं, तो उसके लिए मेंबर्स के अप्रूवल किस लिए वाला? अच्छा, लीगली सुनिए, लीगली उस वक्त अप्रूवल शेयर इशू करने के लिए असल में नहीं चाहिए, उस वक्त अल्टरेशन इन मेमोरेंडम के लिए चाहिए, क्योंकि जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है मेमोरेंडम में होता है।
पहली पावर समझ आई? ये केस स्टडी में यूज करेगा। अगली पावर सुने, टू इशू डिबेंचर। क्या कंपनी डिबेंचर भी इशू कर सकती है? डिबेंचर भी इशू कर सकती है। तो बताइए वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें डिबेंचर इशू करने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी मेंबर्स की? डिबेंचर इशू करने भाई, जब ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड डिबेंचर और ऑथोराइज शेयर डिबेंचर इक्वल हो जाए उस वक्त गलत। शेयर कैपिटल क्लास तो होती है मेमोरेंडम में, और डिबेंचर की क्लास कोई नहीं होती। भूल गए? बोरोइंग पावर की कोई क्लास नहीं होती। तो डिबेंचर इशू करने के लिए किसी केस में भी इजाजत की जरूरत नहीं है। शेयर इशू करने के लिए भी नॉर्मल इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऑथोराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा करने हो तो फिर इजाजत। किस लिए? ताकि अल्ट्रेशन मेमोरेंडम हो सके। और बारो मनी, पैसे बारो करने के लिए क्या डायरेक्टर पैसे बारो कर सकते हैं? लेकिन एक केस में मनी बारो करने के लिए, अच्छा नहीं, मनी बारो कर रहे हैं, लैंड नहीं कर रहे हैं। बारो करने में लैंड करने में फर्क है पता किसी को? बारो का मतलब उधार लेना, लैंड का मतलब उधार देना। उधार लेने के लिए नॉर्मली कंपनी के पास बारोइंग पावर होती है ना, मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आर्टिकल्स में लिखा हो कि डायरेक्टर मैक्सिमम 100 मिलियन तक बारोइंग कर सकते हैं, तो फिर अगर उसे ज्यादा करनी है बारोइंग तो मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत। और लीगली स्पीकिंग मेंबर्स की अप्रूवल इसलिए नहीं चाहिए कि बारोइंग करनी है, बल्कि मेंबर्स की अप्रूवल इसलिए चाहिए आर्टिकल्स की अल्टरेशन करनी है, उस लिमिट को 100 मिलियन से बढ़ा के 200 मिलियन करना। तो एग्री करते हैं डायरेक्टर्स ये सारे काम कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल इन जनरल मीटिंग। फिर डायरेक्टर्स लोन टू मेक लोन का मतलब क्या है? डायरेक्टर्स लोन दे सकते हैं, मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन एक केस है, कोई नहीं बोलेगा, एक केस है जिसमें लोन देने के लिए डायरेक्टर्स को मेंबर की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। कौन सा केस है? ये हाल है। अगर डायरेक्टर्स को खुद का लोन लेना हो, अगर डायरेक्टर्स को खुद लोन लेना हो तो क्या करेंगे? मेंबर्स की अप्रूवल लेंगे, कमीशन की भी अप्रूवल लेंगे। लिस्टेड कंपनी है तो कमीशन की भी अप्रूवल ली जाएगी। किस केस में जरूरत नहीं? एक केस में जरूरत नहीं है अप्रूवल की, शाबाश। किसके? अगर लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कल वाली याद एक्सेप्शन, ठीक है। टू मेक इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, लॉ में इन्वेस्टमेंट, आपको लॉ में बताया लफ्ज क्रेडिटर का क्या मतलब होता है? क्या? जिसे पैसे देने लेने हो, नहीं जिसको पैसे देने हो, जैसे क्रेडिटर। इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? पैसा लगाया हो, यानी अगर ये कंपनी है, मैं भी कंपनी हूं, मैंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे, क्या मैं ये कह सकता हूं मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की? यस, शेयर खरीदना इज इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने इस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे, सोच के जवाब दीजिएगा, शेयर्स नहीं खरीदे, मैंने इसको लोन दिया, क्या ये इन्वेस्टमेंट है? लॉ कहता है इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड लोन। यानी अगर आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो भी ये इन्वेस्टमेंट किया आपने, और अगर शेयर्स नहीं खरीदे उसको लोन दिया तो भी इन्वेस्टमेंट है। तो डायरेक्टर्स किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्हें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन एक केस है जिसमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत है। वो कौन सा केस है भला? जब इन्वेस्टमेंट करनी हो एसोसिएटेड कंपनी में, जब इन्वेस्टमेंट करनी हो एसोसिएटेड कंपनी में, तो मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है। वरना बाकी की जितनी भी कंपनी से इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सब्सिडरी कंपनी में भी जरूरत होगी। क्या सब्सिडरी कंपनी एसोसिएटेड है? अच्छा, आपको पता है एसोसिएटेड कंपनी होती क्या है? 20% शेयर होल्डिंग। ये हम पढ़ेंगे बेफिक्र, सिर्फ इतना ध्यान में रखें, एसोसिएटेड इंक्लूड्स होल्डिंग सब्सिडरी एंड अदर कंपनीज। एसोसिएटेड कंपनी इंक्लूड्स होल्डिंग। तो होल्डिंग कंपनी में अगर सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है डायरेक्टर्स ने, क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी।
ठीक है, और बाकी की कंपनीज में मेंबर की अप्रूवल नहीं है। टू अप्रूव क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पता नहीं क्यों हाफ ईयरली क्यों नहीं लिखा हुआ, हाफ ईयरली भी होती है, हाफ ईयरली भी लिख लें। ओह, हाफ ईयरली भी होना चाहिए मेरे ख्याल, हाफ ईयरली भी होना चाहिए। आपको पता है क्वार्टरली फाइनेंशियल, असल में ना क्वार्टरली का लफ्ज में ही उसने हाफ ईयरली इंक्लूड कर लिया, हाफ ईयरली को भी क्वार्टरली कहते हैं। ओह यस, क्वार्टरली कितने महीनों को कहते हैं? 3 महीने। 1 जनवरी को साल शुरू हुआ, 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 मार्च कौन सा क्वार्टर है? और 1 अप्रैल से 30 जून सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर 6 महीनों का हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हाफ ईयरली, सेकंड क्वार्टर इज इक्वल टू हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए नहीं लिखा हुआ। हाँ, फोर्थ क्वार्टर नहीं, उससे पूरा एनुअल कहते हैं, उसे पूरा एनुअल कहते हैं। असल में लॉ में लिखा हुआ है, नहीं आप वो अकाउंट्स वाला चैप्टर, फाइनेंशियल वाला चैप्टर देख लें, उसमें लिखा हुआ है कि सेकंड क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट, सुनिए फिर जरा, अब आपको बहाने से वो भी पढ़ा दो। वो कहता है फर्स्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी 3 महीने के लिए, सेकंड क्वार्टर नहीं, दोबारा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी 3 महीने की, लेकिन सेकंड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी 6 महीने की। फोर्थ क्वार्टर कोई नहीं होगा, उसे कहेंगे एनुअल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी 12 महीनों की। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, फर्स्ट क्वार्टर की बने, सेकंड क्वार्टर की बने, थर्ड क्वार्टर की बने या एनुअल बने, किसने अप्रूव करनी है? डायरेक्टर्स ने। किसने अप्रूव करनी है? ठीक है, लेकिन इनमें से एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल की भी जरूरत है। एनुअल कैसे पता चला? एनुअल पढ़ा हुआ, ऑर्डिनरी बिजनेस के एग्जांपल में पढ़ा हुआ है, ऑर्डिनरी बिजनेस के एग्जांपल पढ़ा, कंसीडरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आ गया, क्वार्टरली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रूव करना। हाफ ईयरली क्यों नहीं लिखा हुआ? वो क्वार्टरली में कवर होगा, सेकंड क्वार्टर में कवर होगा। टू डिक्लेयर डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, टू डिक्लेयर, एक होता है फाइनल डिविडेंड। ये कैसे पता चला? FAR2 में पढ़ा है, R1 में पढ़ा है, फाइनल डिविडेंड इंटरिम भी पढ़ा है। अच्छा तो फिर बताइए क्या फर्क है? जो साल के दौरान में पे किया जाता है इंटरिम डिविडेंड है, और जो साल के पुराने के बाद हुआ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर यहाँ पे डिविडेंड कौन सा डिक्लेयर कर रहा है? इसका मतलब है साल के दौरान में हैवी प्रॉफिट हुआ है, डायरेक्टर ने कहा डिविडेंड देना है, तो डायरेक्टर्स खुद से अप्रूव कर सकते हैं डिविडेंड। लेकिन गौर से देखें, डायरेक्टर्स इंटरिम डिविडेंड अप्रूव करेंगे, फाइनल करेंगे कि दोनों? फाइनल डिविडेंड कौन करेगा? अकाउंटिंग में ये तो आपने पढ़ा है, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। ये नहीं पढ़ा होगा इंटरिम डिविडेंड किसने प्रूव करना है, फाइनल किसने प्रूव करना है। ये कौन पढ़ाएगा? भाई आपको पढ़ाएगा। इंटरिम डिविडेंड किसने प्रूव करना है? डायरेक्टर्स ने। फाइनल डिविडेंड किसने प्रूव करना है? मेंबर ने। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, पावर ऑफ मेंबर्स नहीं पढ़ रहे, तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा डिविडेंड है? इंटरिम डिविडेंड। क्लियर? टू अप्रूव बोनस फॉर एम्प्लॉइज, ईद आगे एम्प्लॉइज को बोनस देना है, बड़ी ईद पे बोनस, छोटे कौन अप्रूव करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे। टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं काउंटिंग में पड़ा, डिविडेंड पड़ा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कैपिटल नहीं पड़ा। अगर कोई भी फिक्स एसेट खरीदना है या कंस्ट्रक्ट करना है और उस पे एक सर्टेन अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा खर्चा करना है, 10 लाख से ज्यादा का एसेट खरीदना है या 10 लाख से ज्यादा खर्चा करना है किसी एसेट के ऊपर, तो उसके लिए अप्रूवल किसकी चाहिए? डायरेक्टर्स की। जनरल मीटिंग की तो अप्रूवल नहीं चाहिए। अच्छा सोच के बताइए, अगर खर्चा फिक्स एसेट खरीदना है 12 लाख, 10 लाख एक्सीडिंग लिखा हुआ ना, एक्सीडिंग, फर्ज कीजिए 10 लाख लिमिट है,
10 लाख से ज्यादा का अगर एसेट खरीदना किसकी अप्रूवल चाहिए? गलत। 10 लाख से क्या कह रहा है कि डायरेक्टर्स के पास पावर है टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स एक्सीडिंग अमाउंट एज नोटिफाइड। एज मीन 10 लाख समझ लें कि अगर डायरेक्टर्स 10 लाख से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं तो उनके पास पावर है, कर सकते हैं विदाउट जनरल मीटिंग। अच्छा, अगर कह ये रहा है कि 10 लाख से ज्यादा का खर्चा है तो डायरेक्टर कर सकते हैं, तो अगर 10 लाख से कम का खर्चा है तो वो मैनेजर भी कर सकते हैं। उसके लिए डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। ठीक है? टू अंडरटेक ऑब्लिगेशन अंडर लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट। टू अंडरटेक ऑब्लिगेशन अंडर मतलब लीज पे एसेट खरीदना है। अब देखें 10 लाख से ज्यादा का एसेट खरीदना है तो डायरेक्टर्स की अप्रूवल जरूरी है। अगर एसेट खरीदना नहीं लीज पे लेना है उसके लिए भी तो अप्रूवल चाहिए, तो इसलिए साथ में उसने लीज की भी बात कर दी। जहां पे फिक्स एसेट खरीदने की बात की साथ ही इसकी बात कर। नेक्स्ट, टू ऑथोराइज डायरेक्टर फॉर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन। डायरेक्टर के पास पावर है कि वो अपने में से किसी बंदे को कहे भाई जाओ हमारे यहाँ पे दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करो, हमारे यहाँ पे दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करो। पेप्सी वालों ने कहा, पेप्सी कंपनी ने कहा कि केएफसी के साथ मिलके ना उनकी मैनेजमेंट के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं, जहां जहां उनके आउटलेट्स होंगे वहां पे पेप्सी सप्लाई की जाएगी। अब ये एक तरफ से एग्रीमेंट होगा केएफसी के डायरेक्टर और दूसरी तरफ पेप्सी के डायरेक्टर्स के दरमियान में। लेकिन मुझे बताइए क्या सारे के सारे डायरेक्टर्स केएफसी के सारे पेप्सी के डायरेक्टर से मिलकर एग्रीमेंट करेंगे? कि डायरेक्टर्स की तरफ से कोई एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा और दूसरी तरफ के और ये दोनों आपस में एग्रीमेंट करेंगे, तो समझा जाएगा दोनों कंपनीज का एग्रीमेंट हो गया। भाई ऐसे ही होगा ना, यही समझा रहा है कि डायरेक्टर्स अपने में से, अपने आप में से किसी एक पर्सन को ऑथोराइज कर देंगे। जा किस लिए? जाओ भाई ट्रांजैक्शन करो। और अगर जो इधर पेप्सी से डायरेक्टर गया उधर केएफसी के डायरेक्टर से मिला, उसे पता चला ओहो ये केएफसी का डायरेक्टर तो वही है जो शाम को मेरे घर में भी होता है उसके बेबी, तो बताइए क्या जिम्मेदारी है इसकी? क्या जिम्मेदारी है इसकी? डिस्क्लोज करे। ये कौन सा कंसेप्ट आ गया? ये कौन सा कंसेप्ट आ गया? डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट आ गया ना ट्रांजैक्शन में। ये केस स्टडी में आएगा, केस स्टडी में टेस्ट करेगा। ठीक है, केस स्टडी में उस डायरेक्टर का नाम भी मिस्टर फारिक था, उसका नाम फारिक, मिस्टर फारिक। हाँ अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा काउंटिंग में पढ़ते होंगे आप, बैड डेट की एंट्री आती है? क्या एंट्री होती है? बैड डेट, डेबिट। लेकिन आपको ये पता है ये एंट्री बड़ी सेंसिटिव है कि एक बंदे से पैसे लेने और आप कह रहे हो पैसे नहीं लेने। इस एंट्री की अप्रूवल कौन देगा भला? डायरेक्टर। डायरेक्टर के पास पावर है कि वो राइट ऑफ की अप्रूवल दे सकते हैं। किसको राइट ऑफ करने की? मटेरियल मींस मेजर डेटर्स को, इन्वेंट्रीज को या एडवांसेस वगैरह लोगों को दिए हैं, उनको राइट ऑफ करना है तो उसकी अप्रूवल कौन देगा? डायरेक्टर्स। अगर कोई मटेरियल लिटिगेशन कहते हैं केस चल रहा है, उसकी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी है, क्या है? डायरेक्टर्स। हाँ आर्बिट्रेशन, तो डायरेक्टर्स के पास पावर है, आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। फिर डायरेक्टर के पास पावर है क्या कि वो किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन कैसे लेंगे? शेयर्स खरीद के। और अहम चीज, डायरेक्टर्स के पास पावर है कि वो अपॉइंट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव को विदाउट अप्रूवल। ये सारी चीजें विदाउट अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग है। इन्होंने एक इशू उठाया है, इन्होंने कहा सर चीफ एग्जीक्यूटिव अगर खुद भी डायरेक्टर है फिर तो उसे कोई डायरेक्टर रिमूव नहीं कर सकता। दूसरे डायरेक्टर्स मिलके उसको एज चीफ एग्जीक्यूटिव रिमूव कर सकते हैं, एज डायरेक्टर नहीं। यानी रिमूव हो जाएगा लेकिन रिमूव होने के बाद वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहेगा, डायरेक्टर तो रहेगा। एक एमएनए भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है। क्या एक एमएनए दूसरे एमएनए को रिमूव कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन एमएनए में से ही एक चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाता है कंट्री का,
प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अब बाकी के एमएनए मिलके चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन उसको एज प्राइम मिनिस्टर रिमूव कर सकते हैं, एज एमएनए नहीं कर सकते, एज एमएनए नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा रिमूवल के बाद, लेकिन एमएनए तो फिर भी रहेगा। तो वही एग्जांपल इधर, एक बंदा डायरेक्टर भी है, बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकते हैं। और जब चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करेंगे वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहेगा, लेकिन अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर रहेगा। फिर भी टू फिल कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर्स, ये भूल गए थे पावर ना, कैजुअल वैकेंसी फिल कर सकता है डायरेक्टर, कर सकते हैं। अभी वो जो कौन सी केस स्टडी, असलम को किसने किया था पॉइंट, इसी डायरेक्टर्स ने। ये भी क्लियर हो गया। फिर कह रहे हैं हाँ ये सारी चीजें डायरेक्टर खुद से कर सकते हैं, ये सारी चीजें डायरेक्टर खुद से कर सकते हैं। ये समझ आ गई। और ये कैसे कर सकते हैं, विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। अब कुछ पावर्स हैं जो मेंबर्स की अप्रूवल के बगैर कर सकते हैं, ये पावर्स पढ़ लें। और कुछ पावर्स हैं जिसके लिए जनरल मीटिंग की अप्रूवल की जरूरत है। आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल इन जनरल मीटिंग। अच्छा वैसे अगर मुझसे लिस्ट बनाते ना, मैं सबसे पहले पता क्या लिखता, ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम, मेंबर्स की डायरेक्टर बोर्ड डायरेक्टर्स नॉमिनेट स्टार्ट करते हैं ना, प्रूव करते हैं, लेकिन मेंबर्स के प्रूव करते हैं तो फिर अल्ट्रेशन होती है, वरना नहीं होती। लेकिन बहरहाल उसने जो लिखी है हम वही पढ़ लेते हैं। कहता है अगर सब्सिडरी कंपनी को सेल करना हो या डिस्पोज करना हो तो क्या करेंगे। अच्छा वैसे ये है अजीब बात, किसी को सब्सिडरी बनाना हो ना तो अप्रूवल नहीं है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाली बात है, किधर लिखा हुआ ये, टू टेक ओवर रिक्वायरिंग कंट्रोलिंग चेक इन। किसी को सब्सिडरी बनाना है, कंट्रोल हासिल करना है, इसके लिए डायरेक्टर्स की अप्रूवल की, मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को डिस्पोज करना है, सब्सिडरी को निकालना है, उसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है। ठीक है, ठीक है ना। फिर दूसरी बात भी अजीब, अगर किसी इंडिविजुअल एसेट को बेचना हो या लीज पे एसेट लेने हो, नहीं इंडिविजुअल एसेट्स को बेचना हो, उसके लिए डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कहां, यहां पे लिखा हुआ डिस्पोज वाला, नहीं डिस्पोजल का भी लिखा होगा, और डिस्पोज ऑफ भी है, टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ डिस्पोज ऑफ भी है। डायरेक्टर्स के पास पावर है कि वो अगर एक सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा के फिक्स एसेट खरीदना चाहे वो खरीद भी सकते हैं, डिस्पोज करना चाहे डिस्पोज भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल एसेट खरीद भी सकते हैं, डिस्पोज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी की पूरी अंडरटेकिंग कहते हैं ग्रुप ऑफ एसेट्स को, अगर पूरी की पूरी अंडरटेकिंग को डिस्पोज करना हो या उसके साइजेबल पार्ट का मतलब 25% या ज्यादा, तो उस सूरत में क्या करना पड़ेगा, जैसे फर्ज कीजिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके अंडर 10 कॉलेजेस हैं, एक कॉलेज के एसी को बेच, डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं डायरेक्टर्स हैं, एक कॉलेज के कुछ एसी, 2 एसी है, एक एसी है, उसको बेचना है, डायरेक्टर बेच सकते हैं, जनरल मीटिंग के अप्रूवल रिक्वायर्ड तो नहीं है, नहीं रिक्वायर्ड। और अगर एक कैंपस के सारे एसेट्स को बेचना है, जो कि टोटल एसेट, वो कैंपस बड़ा है, टोटल एसेट्स का 30% बनते हैं, तो फिर उसके लिए अप्रूवल की जरूरत, किसकी अप्रूवल की जरूरत है, जज मेंबर्स की। इस पॉइंट में इस पॉइंट में फर्क समझाना चाह रहा हूं, लिंक करवाना चाह रहा हूं। ये है इंडिविजुअल एसेट को खरीदना या बेचना, और ये क्या है, अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग से मुराद होता है ग्रुप ऑफ एसेट्स, पूरी ब्रांच फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और फिर टू रिमिट आर गिव एक्सटेंशन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, आगे लिखा हुआ फॉर स्पेसिफिक पर्सन, ये लिखा हुआ देखिए स्पेसिफिक पर्सन अगेंस्ट स्पेसिफाइड पर्सन। अगर स्पेसिफाइड पर्सन ना हो, रिमिट का मतलब पता है क्या है, माफ करना या एक्सटेंशन। अगर इसमें स्पेसिफाइड पर्सन ना हो, जो लिखा हुआ है ना,
अगर इसमें स्पेसिफाइड पर्सन ना लिखा हो तो बताइए ये उधर में से कौन सी पावर बन जाएगी? टू राइट ऑफ डेट, शाबाश, राइट ऑफ डेट या रिमिट डेट एक ही बात है। वो क्या, जिस तरह रूल है ना कि अगर बाकी लोगों को लोन देना है तो डायरेक्टर दे सकते हैं, अगर खुद को लोन देना है तो मेंबर्स के अप्रूवल की जरूरत है। तो अगर बाकी लोगों का लोन माफ करना है तो डायरेक्टर खुद कर सकते, लेकिन अगर डायरेक्टर ने उसके रिश्तेदारों को जो लोन दिया हुआ है वो माफ करना है, तो यहां पे स्पेसिफाइड पर्सन से क्या मुराद है? डायरेक्टर्स और उनके रिश्तेदार। भाई ये क्लियर हो गया? अच्छा, ये नीचे जो लाइन लिखी है ना रेड वाली, मैंने ये भी नहीं आपको पढ़ाई और ये वाली भी नहीं पढ़ाई। मैं चाह रहा हूं आप पहले मेन कंसेप्ट के ऊपर ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लें, ये कल पढ़ाऊंगा। मेन कंसेप्ट आज हमने क्या सीखा? आज हमने ड्यूटीज सीखी। ड्यूटीज में दो कैटेगरी थी, कौन से काम करने हैं कौन से नहीं करने। फिर पावर सीखी, पावर में भी दो कैटेगरीज थी, कौन से काम है जो विदाउट अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग कर सकते हैं और कौन से काम विद अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग। आपने सिर्फ लिस्ट पढ़ के याद करनी है, नीचे जो एक्सप्लेनेशन या एक्सेप्शन वगैरह वो अभी नहीं करना, वो कल के लेक्चर में करें। क्लियर हो गया ये? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। एजीएम में करेंगे मेंबर्स अप्रूवल, पहले डायरेक्टर अप्रूव करते हैं। अप्रूवल एंड वेरिफिकेशन का कंसेप्ट है। विदाउट अप्रूवल सर जो फर्स्ट पॉइंट है बारो में, इसके एक्सेप्शन सर आपने क्या बताइए कि सूरत में उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा बारो